किसी ने भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी है क्या? उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़े हैं क्या? राजश्री तुमने पढ़े हैं? राजश्री? यस सर, वैसे तो पढ़ लिया एक बार। हाँ ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स हैं, कुछ समझ में आए? सर हाँ, थोड़े बहुत सर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती क्या है, वो देखते हैं। तो आप लोग बुक में देखते जाओ, है ना? और सबसे पहला पॉइंट बताओ, इसका सबसे पहले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ जरा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पॉइंट्स की भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने में डी ऑर्बिटल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। और इसमें डी ऑर्बिटल्स का विभाजन बताया गया है कि किस तरह से डी ऑर्बिटल्स का विभाजन होता है ना? जब एक संकुल बनाने के लिए धातु आयन के पास लिगेंड आते हैं तो किस तरह डी कक्षकों की ऊर्जा बदल जाती है, चेंज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ना? तो और डी कक्षक दो समूहों में विभाजित हो जाते हैं। तो इस थ्योरी को समझने में हमें डी कक्षकों की नेचर, उनकी जो संरचना है वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग सबसे पहले डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है? और डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर देखो। डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बताना जरा। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। और 5 में ये जो 5 डी ऑर्बिटल हैं इनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो ग्रुप? देखो यहां देखो, डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? डंबेल या डबल डंबेल? बताना जरा। डबल डम्बेल। डबल डंबेल होती है ना? एस ऑर्बिटल आप लोग जानते हो स्फेरिकल शेप का होता है। एस ऑर्बिटल जैसे एक बॉल होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल। पी जो ऑर्बिटल है वो डंबेल शेप का होता है, और जो डी ऑर्बिटल है वो डबल डंबेल शेप के होते हैं। तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनको दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं? एक तो वो ग्रुप है जिसमें जो डंबल की जो लोब है, डी ऑर्बिटल्स की जो लोब है वो एक्सिस के बीच में होती है, एक्सिस के ऊपर नहीं होती। ठीक है? तो सबसे पहले जो डी तीन डी ऑर्बिटल्स हैं वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम देखते हैं डी एक्स वाई। डी एक्स वाई कैसे बनाना है? दो आपको एक्स बनानी है, ठीक है? एक को एक्स और एक को वाई एक्सिस। और जो लोब्स हैं वो अक्षों के बीच में है, ये देखो, ये डी एक्स वाई है। ठीक है? इस तरह से एक ये ऑर्बिटल है। दूसरा ऑर्बिटल डी एक्स जेड। अब आप समझ गए होंगे, दो एक्सिस बनेगी, एक्स और जेड, है ना? और इस ऑर्बिटल्स की लोब इनके बीच में रहेगी। लोब यानी ये जो पालियां है, ये देखिए डी ऑर्बिटल डबल डंबेल शेप का है। और इस ग्रुप का तीसरा ऑर्बिटल और है, वो बताना जरा कौन सा होगा तीसरा ऑर्बिटल? बोलो बोलो भाई। वाई जेड। डी वाई जेड, गुड। डी वाई जेड, ओके। तो डी वाई जेड अब देखो मैं कैसे बना रहा हूं। डी वाई जेड में दो अक्ष बनानी है आपको, एक जेड और एक वाई। ठीक है? तो यहाँ पे आपको लोब्स यानी कि ये जो पालियां हैं ये बनानी है अक्षों के बीच में। तो जो आप ऑर्बिटल बना रहे हैं वो अक्ष बनाइए और पालियां उनके बीच में बनाइए। तो ये एक समूह में, इस एक समूह में जिनमें लोब्स अक्षों के बीच में होती हैं, पालियां अक्षों के बीच में होती है, इसमें तीन डी ऑर्बिटल आते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये तीन की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है। अब जो डी ऑर्बिटल्स में दो ऑर्बिटल हैं, बाकी बचे हुए दो ऑर्बिटल, ठीक है, वो ग्रुप अलग है। उस ग्रुप में ये जो लोब्स हैं ये अक्षों के ऊपर होती है। तो इसमें दो ऑर्बिटल आते हैं, एक तो आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, और एक आता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है? तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में बना रहा हूं। सबसे पहले ये मैं यहां बनाता हूं, देखिए ये मैंने दो अक्ष बनाई, एक है एक्स और एक है वाई। ठीक है?
अब यहाँ पर जो पालियां हैं वो अक्षों के ऊपर होती है। लोब्स ये देखो, ये एक्सिस के ऊपर है, अक्षों के ऊपर है। ये है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक और बच गया डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर किस तरह का होता है? ये देखो, आपको अक्ष बनानी है एक, कौन सी अक्ष बनेगी इसमें बताना जरा? जेड, जेड अक्ष ही बनेगी ना इसमें तो, क्योंकि ये डी जेड स्क्वायर है। और इसमें जो लोब्स हैं वो यहाँ पर देखो जेड अक्ष के ऊपर हैं, और कुछ इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ लोब्स का जो केंद्र होता है वहां भी इकट्ठी रहती है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वो हुई डी जेड स्क्वायर की। तो ध्यान रखना, डी ऑर्बिटल्स को हम लोगों ने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। ये ग्रुप की जो लोब्स हैं, पालियां हैं, वो अक्षों के बीच में होती हैं, और जो बाकी दो बचे हुए ग्रुप हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी जो लोब्स हैं, पालियां हैं, वो अक्षों के ऊपर होती है। तो ये तो हो गए हमारे 5 डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम जो CFT के पॉइंट्स हैं, CFT के पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला तो ये कहता है कि ये जो ML लिगेंड बॉन्ड है, धातु और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सी प्रकृति का है बताना जरा? कौन सी प्रकृति का है वो? आयनिक प्रकृति का बंध है। लो, ठीक है, आयनिक प्रकृति का बंध है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो धातु है वो धनावेश की तरह काम करता है। यहाँ पर धातु धनावेश की तरह काम करता है, और जो लिगेंड है उस पे निगेटिव चार्ज होता है। इनके बीच में स्थिर वैद्युतिकी आकर्षण बल की वजह से ये आयनिक बंध बनता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट वो पॉइंट ये है कि सारे लिगेंड्स को, इसमें जो लिगेंड्स होते हैं उन सबको क्या मानते हैं, ये लिखते जाओ बुक में, ये शायद लिखा हुआ नहीं है। लिगेंड्स को क्या मानते हैं? बिंदु आवेश। इस थ्योरी के अनुसार सारे लिगेंड्स को हम लोग मानते हैं बिंदु आवेश, पॉइंट चार्जेस हम उनको मानते हैं। ठीक है, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यदि कोई लिगेंड उदासीन हो, उदासीन के केस में CFT क्या कह रही है? उदासीन लिगेंड के केस में ये कह रही है कि वह द्विध्रुव की तरह काम करेगा, द्विध्रुव की तरह काम करेगा, है ना। उदासीन लिगेंड जिसका जो ऋणावेशित ध्रुव है वह धातु की तरफ रहेगा और आयनिक बंध बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ये इसके 2-3 पॉइंट्स थे। अब किसी का माइक ऑन है, वो अपना स्पीकर है वो बंद कर लो एक बार, है ना। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। एक बार मैं वापस इनका रिवीजन कर देता हूं आप लोगों को। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये मैं करता हूं इंक चेंज, है ना। अब हम लोग फाइनली CFT पढ़ रहे हैं, आप लोग समझते जाइए। सबसे पहला पॉइंट है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था कि धातु और लिगेंड के बीच में सहसंयोजक बंध होता है, इन्होंने कह दिया आयनिक बंध होता है। और उसने ये कहा था कि ओवरलैपिंग होती है, संकरण होता है, और ओवरलैपिंग का मतलब अतिव्यापन। ठीक है, ये किसने कहा था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। ये CFT ये कहती है कि यहाँ पर कोई अतिव्यापन नहीं होता, जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें कोई अतिव्यापन नहीं होता, कक्षकों के बीच में अतिव्यापन नहीं होता, यहाँ पर कोई संकरण नहीं होता। ये कौन कहता है? CFT। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट्स को इसने नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, और सिर्फ यह एक आयनिक बंध है। आयनिक बंध कैसे बना? क्योंकि सारे लिगेंड्स को इस थ्योरी में बिंदु आवेश मानते हैं। बिंदु आवेश, जो लिगेंड ऋणावेशित हैं उनके ऊपर ऋणावेश होता है, और वो धातु के धनावेश के साथ क्या बनाते हैं? आयनिक बंध। यदि कोई लिगेंड उदासीन हो तो वह द्विध्रुव की तरह काम करता है, जिसका ऋणावेशित सिरा धातु के तरफ होता है और वह आयनिक बंध बनाता है। अब ये तो हो गई इतनी बात। अब देखो आगे क्या होगा। आगे अब मैं वैसे ही समझा देता हूं, आगे क्या होगा। ये जो डी कक्षक है, डी कक्षक, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक लिगेंड धातु के पास नहीं आते हैं बंध बनाने के लिए, तब तक डी कक्षकों की ऊर्जा समान रहती है और इन्हें संभ्रंश कक्षक बोलते हैं। सुन लो, ये मैं आप लोगों को बुक में दिखाता हूं। ठीक है, ये रहा, और ये पॉइंट रहा हमारा
ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पर देख लो भाई, ये देखो, है ना। चलो एक बार पहले ये 5वां पॉइंट कर लेते हैं, बाकी तो हो गया। ये देखो, मुक्त धातु परमाणु। मुक्त धातु परमाणु का मतलब, अच्छा ये मेरा दिख रहा है आप लोगों को, बुक का पेज दिख रहा है? यस सर। ओके, तो धातु परमाणु, ये चौथा पॉइंट देखो, धातु परमाणु जब हाँ, करण सिंह कुछ कहना चाहते हो? करण सिंह, ठीक है। धातु परमाणु जब मुक्त होता है, उसके पास कोई लिगेंड नहीं होता है, तब उसके पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है। जब कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है तो उन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। इस शब्द को याद रखना, ठीक है। अब जब लिगेंड उसके पास आए बंध बनाने के लिए, तब क्या होता है, तब देखो, है ना। तो देखो, धातु परमाणु के चारों ओर ऋणावेश का सममित क्षेत्र होता है, परंतु संकुल में ऋणावेशित लिगेंड, ठीक है। ये देखो, जैसे ही वो पास आएंगे, लिगेंड पास आएंगे, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों का धातु के इलेक्ट्रॉनों के साथ प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों का किसके साथ प्रतिकर्षण होगा? धातु के इलेक्ट्रॉनों के साथ। धातु के इलेक्ट्रॉनों के साथ प्रतिकर्षण होने की वजह से लिगेंड के जो धातु के जो 5 डी ऑर्बिटल है, इनकी ऊर्जा अलग अलग हो जाएगी और ये 2 ग्रुप में बंट जाएंगे। ऐसा कैसे होगा अभी बताता हूं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, समभ्रंश डी कक्षकों का 2 भिन्न ऊर्जा स्तर के समुच्चय में विभाजन हो जाता है ना। कैसे विभाजन होगा अभी बताऊंगा, ठीक है। और धातु के समभ्रंश कक्षकों का विभाजन लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है, इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहते हैं। दोनों समुच्चय के ऊर्जा स्तर की अंतर, ये लो भाई, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, यहाँ हमें एक शब्द मिला क्रिस्टल क्षेत्र का, ये समकक्षकों का विभाजन, जिसे क्या कहते हैं, नोट करो, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। इसको अंडरलाइन कर लो इस शब्द को, इसका मतलब हम लोग समझेंगे। एक और है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा, CFSE। CFSE का मतलब हो गया क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, या स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो 5वां पॉइंट वापस सुन लो भाई, समझ लो। जब लिगेंड धातु के पास बंध बनाने के लिए आता है, तब धातु के डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती है और वह 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप की ऊर्जा दूसरे ग्रुप से कम होती है, ठीक है। इसे इस तरह से ये जो विभाजन होता है, ये विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण की वजह से ऐसा होता है। इसलिए यह जो विभाजन है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, ठीक है। और दोनों जो ग्रुप होते हैं डी ऑर्बिटल के, उनके बीच के ऊर्जा के अंतर को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा। अब ये जो हमने सीखा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पॉइंट, ये यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आए हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम इन पॉइंट्स को ओक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कैसे होता है, विभाजन कैसे होता है, इसे हम समझेंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज बता, पहले मैं ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तब क्या होता है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। तो इसके लिए ये एक चित्र देख रहे हो आप लोग, ये एक चित्र आपके सामने है। ये चित्र मैं आपको बना करके अब बताता हूं किस तरह से ये होता है। तो हमने लिया नया शेयर, हम गए व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। अब हम देखो क्या पढ़ने वाले हैं, अष्टफलकीय, क्या है वो हेडिंग, बताना जरा। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विभाजन, यही है ना। डी कक्षकों का विभाजन, यानी कि डी कक्षकों का विभाजन कैसे होता है, लिगेंड के पास में, लिगेंड जब आते हैं धातु के पास में, ठीक है। तो ये लो भाई, बहुत सिंपल है इसका डायग्राम, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है,
सबसे पहली बात, जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान होती है उनको बोलते हैं समभ्रंश कक्षक। ये समभ्रंश 5D कक्षक हैं, लिखते जाओ, चित्र कॉपी में बनाते जाओ। ये हैं समभ्रंश 5D कक्षक, समभ्रंश 5D कक्षक, इनकी ऊर्जा समान है। ठीक है, यह समभ्रंश 5D कक्षक है। ये किसमें है? मुक्त धातु, जब धातु परमाणु मुक्त होता है ना, उसके पास लिगेंड नहीं होता है, तो ये मुक्त धातु आयन में होते हैं। ठीक है, मुक्त धातु आयन के ये समभ्रंश 5D कक्षक हैं। ठीक है, अब मैं एक बार के लिए यहाँ पे जगह कर रहा हूँ, ये शब्द मिटा रहा हूँ, हेडिंग मैंने मिटा दिया। ठीक है, गुड। अब आप लोगों को लिखते जाना है, बनाते जाना है डायग्राम। अब क्या हुआ भाई, जैसे ही, सुन लो, जैसे ही लिगेंड इनके पास में आएंगे, चारों तरफ से आएंगे लिगेंड, है ना, 6 लिगेंड है। हम कौन सा वो पढ़ रहे हैं, संकुल, अष्टफलकीय संकुल। अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड 6 होते हैं। ठीक है, यानी कि 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, 6 दाता परमाणु होते हैं। लिगेंड तो कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दाता परमाणु 6 होते हैं और 6 बंध बनते हैं। तो जो 6 दाता परमाणु होते हैं, वो 6 की जो डायरेक्शन है, अष्टफलकीय संकुल की जो स्ट्रक्चर होती है, उन दिशाओं से धातु आयन के पास आते हैं। ठीक है, धातु आयन के पास आते हैं, और जो धातु आयन की ऊर्जा है ना, वो धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा वो बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इनमें क्या होता है, रिपल्शन। ठीक है, किसके बीच में रिपल्शन, बताना जरा। लिगेंड धातु के डी कक्षकों का रिपल्शन करते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये देखो इनकी ऊर्जा कहां पहुंच गई, ये लो भाई, यहां पहुंच गई इनकी ऊर्जा, है ना। और सीधा ही हम लोग यहाँ पर ये बनाते हैं। चलो छोड़ो, इंटरमीडिएट स्टेप को छोड़ो, ये लो और ये लो। अब देखो मैं जो बना रहा हूं वो बुक वाला भी बनाने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये लो भाई, है ना, ये हो गए। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेजर करता हूं। सही है, जो आप लोगों ने बनाया आप उसे ऐसे ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये हमने थोड़ा और ऊपर लिया इसको, और अब बनाते हैं यहाँ पर 2 कक्षक, और इसको यहाँ लेते हैं और यहाँ बनाते हैं 3 कक्षक। अब थोड़ी सी हमें जगह मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो, अब बात को समझो। यहाँ पर जैसे ही लिगेंड धातु के पास आते हैं, वैसे ही 5 डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। ये देखो 5 की डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ी हुई है। ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, जिनमें पालियां लोब्स अक्षों के बीच में थी, इनकी ऊर्जा कम बढ़ी है। बढ़ी तो देखो इनकी भी है, क्योंकि ये जो 5 डी कक्षक है, इनका ऊर्जा का स्तर देखो, ये देखो, ये ऊर्जा इधर बढ़ रही है, ऊर्जा। ठीक है, ये लिख लो, ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है। ये देखो, ये जो 5 डी कक्षक हैं, जहां पे मेरा अभी पेन चल रहा है, इनका ऊर्जा स्तर इनसे नीचे है, जहां मैंने टिक किया है। 3 ये जो कक्षक हैं, इनसे नीचे है, देख लो, चाहे मैंने बनाया भी इनको ऊपर ही है। ठीक है, तो बढ़ती तो 5 की है, लेकिन ध्यान रखो ये जो 3 है, इनकी ऊर्जा कुछ कम बढ़ती है, और ये जो 2 हैं, इनकी ऊर्जा कुछ अधिक बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? तो लिगेंड पास में आते हैं तो धातु के डी कक्षकों की ऊर्जा तो सबकी बढ़ती है, लेकिन लेकिन जिन कक्षकों का सीधा प्रतिकर्षण होता है लिगेंड से, उनकी ऊर्जा तो अधिक बढ़ जाती है। ये कौन से ऑर्बिटल होते हैं? ये वो ऑर्बिटल होते हैं जिनकी पालियां अक्षों पर होती है। किन कक्षकों की पालियां अक्षों पर होती है, बताना भाई, बोलो। किन कक्षकों की पालियां अक्षों पर होती है और किन की नहीं होती? DZ DZ स्क्वायर और DZ स्क्वायर, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक DZ स्क्वायर। ठीक है,
अब देख लो भाई अष्टफलकीय कैसे बनता है, उस चित्र में तो मैं बाद में लेके जाऊंगा, पहले मैं बता देता हूं कि दो जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा क्यों बढ़ती है। एक अष्टफलकीय की संरचना क्या होती है, बीच में होता है धातु, ठीक है। और अष्टफलकीय जो ये होते हैं, इसकी संरचना देखो, ये चार दिशाओं से तल में, एक ही तल में, ये स्क्वायर है, इस तल में तो आते हैं चार लिगेंड। अष्टफलकीय ऐसे ही तो बनता है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो यहां से आ रहा है एक लिगेंड पास में आ रहा है, इस दिशा से, एक लिगेंड इस दिशा से पास में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अष्टफलकीय बनाना है तो इसी दिशा से पास में आना होगा, तभी तो अष्टफलकीय बनेगा। एक इस दिशा से आ रहा है, देखते जाओ, एक इस दिशा से आ रहा है, एक इस दिशा से आ रहा है, एक इस दिशा से आ रहा है। अब ये लिगेंड जिन दिशाओं में धातु के पास आ रहे हैं बंध बनाने के लिए, उन दिशाओं में जो इनको कक्षक मिलेंगे उनके साथ तो ये ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे। अब इन दिशाओं में कौन से कक्षक मिलेंगे, देखो ये जो अक्ष है इसको हम जेड अक्ष मान रहे हैं। कौन सी अक्ष को, ये मैं पेन चेंज करता हूं और ये हो गया, ठीक है। ये जो अक्ष है जहां मेरी अभी लाइन चल रही है इसको हम जेड अक्ष मानते हैं, तो ये हो गई जेड अक्ष। अब जो डी जेड स्क्वायर कक्षक है उनकी पालियां इसके ऊपर रहती है, सही बात है ना। इसी तरह से देखो, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक था उनकी पालियां यहां पर, ये अक्ष है, जो तीन कोऑर्डिनेट होते हैं ना, फिजिक्स में भी पढ़ते हो तुम लोग, एक्स वाई जेड, है ना। तो यहां भी हम वही ले रहे हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, है ना, और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो हमारा कक्षक है, डी कक्षक, उनकी पालियां कहां होती है, उनकी पालियां होती है, ये मैंने इंक चेंज की है, और उनकी पालियां होती है इन अक्षों के ऊपर। ये देखो भाई, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की कक्षकों की पालियां हैं हरे रंग की, और ये गुलाबी रंग की है, वो है डी जेड स्क्वायर। अब ये अक्षों के ऊपर है, और अष्टफलकीय संकुल में इन्हीं अक्षों के ऊपर लिगेंड आ रहा है, इन्हीं दिशाओं में आ रहा है। इसलिए लिगेंड का प्रतिकर्षण, ये जो दो ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनसे अधिक हो रहा है। ये लिगेंडों के रास्ते में पड़ रहे हैं, इसलिए इनसे अधिक प्रतिकर्षण होने की वजह से इनकी ऊर्जा अधिक हो गई। जबकि जबकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की पालियां अक्षों के बीच में होती है ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके, तो इन तीनों की पालियां अक्षों के बीच में होती है, इसलिए लिगेंड के साथ ये सीधा नहीं टकराते। समझो बात को। यदि मैं दो चुंबक लूंगा, ठीक है, और उनके एन 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 ध्रुव, है ना, को पास पास लाऊंगा, ऐसे एकदम सीध में लाऊंगा एक ही लाइन पर, तो वो दोनों प्रतिकर्षण करेंगे। यदि मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूंगा तो उतना प्रतिकर्षण नहीं होगा। यही स्थिति है। ये जो तीन ऑर्बिटल हैं, इनकी ये लिगेंड जिस दिशा में आ रहा है उस दिशा में नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी पालियां अक्षों के बीच में है, इसलिए इनसे प्रतिकर्षण कम हो रहा है, इनकी ऊर्जा कम बढ़ती है। बढ़ती तो इनकी भी है, क्योंकि प्रतिकर्षण तो होगा, ठीक है, लेकिन प्रतिकर्षण कम होगा, इसलिए कम बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट यहां पे याद रखना, इनकी ऊर्जा बढ़ती है लेकिन कम बढ़ती है। इसी तरह से जिन कक्षकों की ऊर्जा बिल्कुल, जिन कक्षकों की जो पालियां हैं, लोब्स है, वो अक्षों के ऊपर है, वो लिगेंड के आने की दिशा में ही है, इसलिए वो सीधा टकराएंगे, ठीक है। तो इनमें ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, लिगेंड इनके साथ ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे, तो इनकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी, ज्यादा अधिक हो जाएगी इन तीनों के तुलना में। अब वापस चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों डी कक्षक कौन से हैं जिनकी ऊर्जा ज्यादा अधिक हो रही है। बताना जरा कोई भी, ये दोनों कौन से कक्षक हो गए। एक तो हो गया हमारा डी जेड स्क्वायर, और एक हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों के समूह को, जिनकी ऊर्जा अधिक हो गई, इनको बोलते हैं ईजी समूह। सुन लो, इनको बोलते हैं ईजी समूह के कक्षक। और ये तीन कक्षक
ये 3 कक्षक dxy, dxz और dyz, इनकी ऊर्जा बड़ी तो है लेकिन कम बड़ी है, ठीक है। इनको बोलते हैं T2G समूह के कक्षक। तो ये हो गया डी कक्षकों का विभाजन, ठीक है। इसीलिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का मतलब देखो ये हुआ, लिगेंड जब धातु के पास आते हैं तो अपना एक क्रिस्टल क्षेत्र बनाते हैं, उस क्रिस्टल क्षेत्र में धातु डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। जो एक शब्द मैंने आपको बुक में अंडरलाइन करवाया था क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, वो यह है, डी कक्षकों का विभाजन। किसकी उपस्थिति में? लिगेंड्स की उपस्थिति में। समझ में आ गया? अब देखो 5 डी कक्षक 2 ग्रुप में तो बंट गए, अब इनकी ऊर्जा का हिसाब किताब लगाते हैं। भाई ऊर्जा का हिसाब किताब क्या है इनकी, कौन कितना अधिक हुआ, कौन कितना ज्यादा हुआ, कौन कितना कम हुआ। तो ये इनके जो इनकी एवरेज एनर्जी है ना, इन दोनों की जो ऊर्जा बढ़ी है, ये उसका औसत का सेंटर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर। इसको, ये इन दोनों की जितनी कुल ऊर्जा बढ़ी है उसके औसत का सेंटर है। वापस सुन लो, ठीक है। अब इस जो औसत का जो सेंटर है, इससे कितना ऊपर हुई है ईजी कक्षक की ऊर्जा? वो हुई है 0.6 डेल्टा ओ या फिर डी क्यू। अब ये डी क्यू क्या है भाई, वो सुन लो, ठीक है, सुन लो अच्छी तरह से। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा होमवर्क करता हूँ, इसको इधर लेता हूँ, और अब यहाँ पर जगह नहीं है, फिर भी देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो दोनों डी कक्षकों का कुल अंतर है उसे हम डेल्टा ओ या फिर डी क्यू बोलते हैं। 10 डी क्यू इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को डेल्टा ओ के साथ चलना है। तो यह है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक इन दोनों के ऊर्जा स्तर का बीच का कुल अंतर, उसे हम कहते हैं डेल्टा ओ, ठीक है। ये स्प्लिटिंग है, ऊर्जा है ये, इतने से विभाजन हुआ इनका। अब विभाजन में जो डेल्टा ओ है उसमें इनकी ऊर्जा कितनी अधिक हुई? इनकी हुई है 0.6 डेल्टा ओ, और इनकी ऊर्जा कितनी कम हुई है T2G कक्षकों की? 0.4 डेल्टा ओ। ये लो भाई, इन दोनों को मिलाओगे 0.6 को और 0.4 का एडिशन करोगे, जोड़ करोगे, तो डेल्टा ओ ही आएगा। बात समझ में आ गई भाई? एक और शब्द था उसमें, बुक में एक और शब्द था, बताना मुझे, एक और कौन सा अंडरलाइन किया था हमने? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। बोलो, ऊर्जा है क्या ये शब्द? हाँ, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है ना एक। तो विपाटन का मतलब क्या हुआ? विपाटन का मतलब यही तो होता है, अलग अलग होना, बंटना, ठीक है, विभाजित होना। तो क्रिस्टल क्षेत्र में ये जो ऑर्बिटल विपाटित हो गए, विभाजित हो गए, इनके बीच की जो ऊर्जा है, Eg और T2G के बीच की ऊर्जा का अंतर, उसे हम बोलते हैं डेल्टा ओ, या फिर उसकी वैल्यू होती है 10 dq, ठीक है। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। जब हम चतुष्फलकीय पढ़ेंगे तो यहाँ टी आ जाएगा, उसे हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, ठीक है। तो अब ये कुल अंतर यदि 1 डेल्टा ओ है तो ये कितना ऊपर गए? 0.6, ठीक है, और ये कितना नीचे आए? 0.4 डेल्टा ओ। बात समझ में आई इतनी? अब देखो, है ना, अब किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनता है ये भी समझ में आया आप लोगों को। ये देखो, एक जो धातु आयन के जो लिगेंड 6 दिशाओं से आते हैं, वो 2 ऑर्बिटल के साथ सीधा इंटरेक्शन करते हैं, और 3 अक्षों के बीच में होने की वजह से सीधा उनसे नहीं अंतःक्रिया करते, सीधा नहीं टकराते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा कम बढ़ती है, ठीक है। ये तो हुई एक बात। अब बुक में देखते हैं और बुक में क्या क्या लिखा है, ठीक है। ये देखो भाई, ये हमने अष्टफलकीय में क्या है ये सारा देख लिया हमने, है ना। और ये हमने अष्टफलकीय कैसे बना वो भी सारा हमने देख लिया, किसको क्या कहते हैं, 10 dq है, डेल्टा ओ है, ये सब हमने देख लिया। अब हमने एक चीज नहीं देखी, देखो, है ना, वो आपको ये जो देखो, यदि ये जो मैंने बताया है वो आज ही पढ़ोगे तो समझ में आएगा, वरना केमिस्ट्री दिमाग से सबसे पहले उड़ती है, ठीक है, यह सबसे पहले उड़ जाएगी। अब देखो, ये जो मैं बता रहा हूं वो सुन लो,
क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, विपाटन का मतलब समझ गए, डी कक्षकों का विभाजन कितना ज्यादा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, वो किस पे निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा धातु आयन और लिगेंड पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। मतलब धातु और लिगेंड के आवेश पर निर्भर करता है कि उन पर क्या आवेश है। तो ये पहला कारक हो गया जिस पर विपाटन निर्भर करता है। अगला सुनो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगला सुनो, लिगेंड यदि प्रबल क्षेत्र का होता है, प्रबल लिगेंड है, तो विपाटन अधिक होगा। सुन लो भाई, लिगेंड प्रबल है, मेरा वीडियो देखते जाओ साइड में। लिगेंड यदि प्रबल है तो ज्यादा विपाटन होगा, डी कक्षकों का ज्यादा विभाजन होगा, ठीक है। और यदि लिगेंड दुर्बल है, कमजोर है, तो वो ज्यादा विभाजित नहीं कर पाएगा, कम ही विपाटन होगा। तो उस केस में डेल्टा ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो कक्षक हैं इनके बीच का अंतर ही तो डेल्टा ओ है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा, कम लिगेंड कम। बात समझ में आ रही है, विभाजन जो हो रहा है डी कक्षकों का, ठीक है। अब ये डायग्राम हमने देख लिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। अब ये तो समझ में आ गया कि कैसे बनता है। अब इससे संबंधित अब देखो भाई क्या हुआ, जब इन्होंने ये कहा कि लिगेंड, एक बार के लिए ये जो टॉपिक है ना वो हम फ्लो में पढ़ते जा रहे हैं अभी, तो एक बार के लिए सारे के सारे वापस जुड़ जाना, ठीक है। अब जब ये हुआ, ये जैसे ही ये पॉइंट आया कि भाई कुछ लिगेंड तो पावरफुल होते हैं जिन्हें प्रबल लिगेंड बोलते हैं, वो ज्यादा विपाटन करते हैं, और कुछ लिगेंड दुर्बल होते हैं, वो कम विभाजित करते हैं। तो फिर ये आया भाई कौन सा लिगेंड तो दुर्बल होगा और कौन सा प्रबल होगा, इसका कैसे पता चलेगा, इसका कैसे पता चलेगा। तो फिर साइंटिस्ट ने सबने मिलकर के एक श्रेणी बनाई, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, ठीक है। क्या मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं, गोला कर रहा हूं, वो दिख रहा है? हाँ। जल्दी Yes, बोलो, टाइम कम है। यस Yes, सर। sir. ओके, तो ये जो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी है, इसका आधार क्या है वो तो समझ में आ गया ना। ये हमें क्या बताती है, ये बताती है कि लिगेंड में कौन प्रबल होगा और कौन दुर्बल होगा, ठीक है। तो ये सारणी की परिभाषा क्या हुई, लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित करें तो यह श्रेणी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहती है। साइंटिस्ट ने क्या किया, सारे लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना बना के देखे, संकुल बना बना के देखे। एक धातु ले लिया, आयरन ले लिया और हर लिगेंड लिया उसके साथ, फिर देखा किस लिगेंड में ज्यादा विपाटन हो रहा है, ज्यादा विभाजन हो रहा है, किसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी कि डेल्टा ओ का मान ज्यादा है, उसको तो उन्होंने प्रबल कह दिया, जिसमें कम आया उसको दुर्बल कह दिया। इतनी सी तो बात है। और फिर एक सारणी बना दी, एक क्रम बना दिया कि भाई ये लिगेंडों का ये क्रम है, ठीक है। और वो क्रम दे दिया हमारी बुक के अंदर, ये रहा। ये क्रम हमें ये बताता है कि कौन लिगेंड दुर्बल है, कौन किसके सापेक्ष दुर्बल है, कौन किसके सापेक्ष प्रबल है। तो इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। अब जरा मुझे बताओ सबसे प्रबल लिगेंड कौन सा है यहाँ पर? सीओ। सीओ के केस में डेल्टा ओ का मान सबसे ज्यादा होगा। डेल्टा ओ यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, विपाटन ज्यादा होगा, विभाजन ज्यादा होगा, ठीक है। और सबसे दुर्बल लिगेंड बताओ कौन है? आयोडीन। आयोडीन है। अब एक चीज मुझे बताओ, कोई कहे कि ये लिगेंड दुर्बल है या ये लिगेंड प्रबल है, ऐसा देखो, हम प्रबल लिगेंड किनको बोलते हैं? ज्यादा